आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 28 नवंबर 2025 और ये रही आज की सुर्खियां। दमिश्क में इसराइल का बड़ा हमला, सीरिया ने किससे की एक्शन की अपील, बताएंगे हम। गजा से आई बड़ी खबर, हमास के 9 फाइटर्स की लाशें ले गई आईडीएफ। खान यूनिस में वॉरशिप से मिसाइल स्ट्राइक, गजा में बारिश के पानी से गुजारा कर रहे मजबूर लोग। जॉर्डन ने आखिर क्यों दी रूस की आर्मी को वार्निंग। ट्रंप ने तीसरी दुनिया के लोगों पर अमेरिका में एंट्री पर क्यों लगाया बैन, और ईरान के प्रेसिडेंट पेजेश्कियान ने क्यों अदा किया खामेनेई का शुक्रिया। ये थी कुछ हेडलाइंस सवालों के साथ, जिनके जवाब और खबर दोनों आपको इस बुलेटिन में मिलने जा रही है। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। और अगर आपने नहीं किया है चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिए, इस वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि लोगों को एक साफ सुथरा शो प्राइम टाइम में मिल सके। शुरुआत सीरिया से। सीरिया में एक ज़बरदस्त हमला हुआ आज, ये हमने आपको पहले भी बताया था। अब इस मामले में अपडेट आई है। सीरिया की हुकूमत ने इसराइल के इस हमले को वॉर क्राइम करार दिया है। इस हमले में आईडीएफ के रंगरूट भी बुरी तरीके से जख्मी हुए हैं, बहुत सीरियस चोटें आई हैं उन्हें। जुमे की सुबह दमिश्क के करीब बेत जिन में इसराइल की घुसपैठ और बमबारी ने 13 सीरियंस की जान ले ली, जिनमें 2 बच्चे भी शामिल थे। सीरिया की सरकारी मीडिया के मुताबिक 25 से ज़्यादा लोग इस हमले में जख्मी हुए और कई फैमिलीज अपने घर छोड़कर दूसरी जगह भाग गईं। रिपोर्ट्स बताती हैं कि इसराइली यूनिट्स जब इस इलाके के अंदर आईं तो सीरिया के लोग और लोकल ग्रुप्स अचानक आईडीएफ के सामने आ गए और पहली बार एक इसराइल की एक पेट्रोल पार्टी पर फौजियों की टुकड़ी पर सीधा हमला कर दिया उन्होंने। हमले में कई इसराइली फौजी जख्मी हुए और हालात इतने बिगड़े कि इसराइल की टीम अपनी हमवी गाड़ी वहीं छोड़कर भाग गई। कुछ रिपोर्ट्स कहती हैं कि इसराइली साइड का नुकसान और भी बड़ा हो सकता है, लेकिन इसराइल ने इसे मानने से इनकार किया है। दुनिया जानती है कि इसराइल अपने नुकसान हमेशा छुपा लेता है। सीरिया की हुकूमत ने इसराइल के इस ग्राउंड ऑपरेशन को सीरियाई ज़मीन पर खुला वॉर क्राइम बताया और कहा कि इसराइल ने जानबूझकर आबादी वाली जगहों पर हमला किया। दमिश्क ने अरब वर्ल्ड, मुस्लिम दुनिया और इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा है कि वो इसराइल के इन हमलों के खिलाफ सख्त एक्शन लें, लेकिन सीरिया की हुकूमत ने एक बार भी ये नहीं कहा कि वो इसराइल से खुद इस हमले का बदला लेगी। ये दम नहीं है और अपीलें भी उनसे की जा रही हैं जो गजा की 2 साल की जंग के दौरान कोई एक्शन नहीं ले सके। सीरिया के लोग गुस्से में हैं। सीरिया की कैपिटल दमिश्क में आज मास रैलीज निकली। बेत जिन जहां इसराइल ने हमला किया उस इलाके के सपोर्ट में ये रैलीज निकली। इसराइली ऑक्यूपेशन फोर्सेस के इंक्लूजन में यहाँ पर 13 लोगों की जान गई और कई लोग जख्मी हुए, हम आपको बता चुके। तो इस हमले के खिलाफ गुस्से में लोग सड़कों पर उतरकर बेत जिन के लिए आवाज़ बुलंद करते दिखाई दिए। नारों, पोस्टर, स्लोगन, इन सब के जरिए पूरा शहर एक ही बात कहता दिखा, हम बेत जिन के साथ हैं। सीरिया के लोगों में इसराइल के हमलों के खिलाफ गुस्सा बढ़ता जा रहा है, लेकिन सीरिया की हुकूमत में क्या गुस्से नाम की कोई चीज़ बाकी भी रही है या नहीं, ये किसी को नहीं मालूम। दोस्तों, गजा से एक बहुत बड़ी खबर सामने आई है। हमास के 9 फाइटर्स की लाशें आईडीएफ अपने साथ ले गए उठाकर। इसराइली फौज ने सेंट्रल और साउथ गजा पर नई बमबारी करते हुए ऐलान किया कि रफा के ईस्टर्न हिस्सों में टनल्स से, सुरंगों से 9 फ़लस्तीनी लड़ाकों की उन्हें बॉडीज़ मिली, जिन्हें उन्होंने निकाला और अपने साथ उठाकर आईडीएफ उन बॉडीज़ को इसराइल ले गई। दोस्तों, ये वही टनल्स यानी वही सुरंगें हैं जहां हमास की अल कस्साम ब्रिगेड के कई लड़ाके कई महीनों से फंसे हुए बताए जा रहे हैं। दूसरी तरफ हमास अभी भी 2 इसराइली होस्टेजेस की बॉडीज़ खोजने में लगा है। इसी देरी को मसला बनाकर इसराइल सीज़फायर के दूसरे फेज़ को रोकने की दलील के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। कह रहे दे नहीं रहे हमारे होस्टेजेस की बॉडी, अब नहीं हम करेंगे सेकेंड फेज़ की बात। जुमे की सुबह खान यूनिस के बनी सुहेला में एक इसराइली ड्रोन ने एक फ़लस्तीनी शख्स को मार दिया। इसी के साथ एयरफोर्स और समंदर से वॉरशिप्स यानी जो समुद्री जंगी जहाज़ हैं, उन्होंने भी खान यूनिस और रफ़ा के कई हिस्सों पर मिसाइलें दागी। तस्वीरें दिखाऊंगा अभी आपको। इसराइली आर्मी का कहना है कि रफ़ा के ईस्टर्न हिस्सों में फंसे हुए कस्साम ब्रिगेड के 30 से ज़्यादा फाइटर्स अब तक मारे जा चुके हैं। ये इसराइली आर्मी का दावा है आईडीएफ का। और वो ये भी कहती है आईडीएफ कि कई हमास के लड़ाके अब भी सुरंगों में घिरे हुए हैं।
اسرائیلی فوج کا دعویٰ ہے کہ یہ فائٹرز اسی علاقے میں اسرائیل کی بمباری میں مارے گئے۔ حماس کے اسپوکس پرسن حازم قاسم کا الزام ہے کہ اسرائیل خود سرنگوں میں پھنسے فلسطینیوں کا مسئلہ سلجھنے نہیں دے رہا اور وہ مصر میں ہوئے سیز فائر سمجھوتے سے بھاگنے کی کوشش کر رہا ہے، تبھی تو سیز فائر کے باوجود وہ گولیاں برسا رہا ہے۔ دوستو، غزہ کے اندر سرنگوں کا یہ مسئلہ اب رفتہ رفتہ سیز فائر کی روح پر چوٹ کر رہا ہے، اس کی آتما پر چوٹ کر رہا ہے اور حالات کسی بھی وقت پلٹ سکتے ہیں، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ خان یونس کے سمندر میں اسرائیلی وارشپس کی بھاری فائرنگ دیکھنے کو ملی۔ رات کا آسمان گولیوں سے گونج اٹھا، روشنیاں جو جاتی ہوئی دکھ رہی ہیں وہ دراصل گولیاں ہیں، باری باری گولیاں ہیں۔ سمندر سے لگے ساحل کے پاس موجود غزہ کے لوگوں کا کہنا ہے کہ وارشپس نے لمبے وقت تک کئی راؤنڈ فائر کیے اور سمندر کی طرف سے آتی گولیوں کی آواز تڑ 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 یہ سن رہے ہیں آپ، یہ پورے علاقے میں پھیل گئی، لوگ دہشت میں آ گئے۔ خان یونس کا سی فرنٹ پھر سے دہشت میں ڈوب گیا ہے۔ اب اس سمندر کے ساحل پر لوگ جا نہیں رہے ڈر کے مارے کہ کہیں کوئی بہت بڑی بلٹ آ کر ان کے سینے کو چیر نہ دے۔ غزہ میں برسات نے تباہی مچائی اور اب ایک اور چوٹ لوگوں کو لگی ہے۔ بے گھر اور ٹوٹے ہوئے لوگ اب بارش کے پانی سے ہی گزارا کرنے پر مجبور ہیں۔ ٹینٹس کے اندر کیچڑ، باہر ٹھنڈ اور اوپر سے لگاتار پانی کی بوچھار، حالات اور بھی بری شکل لے چکے ہیں۔ لوگ چھوٹی چھوٹی بالٹیوں اور بوتلوں میں برساتی پانی جمع کرنے اور اسے پینے، اسے دھونے کے استعمال میں لانے اور روزمرہ کے کام چلانے میں استعمال کر رہے ہیں۔ کئی فیملیز کا کہنا ہے کہ پینے کا صاف پانی ملنا لگ بھگ ناممکن ہو گیا ہے۔ غزہ کے کیمپس میں اب زندگی آسمان سے گرتی بوندوں پر جا کر ٹک گئی ہے اور ہر برساتی رات پچھلے سے زیادہ کالی محسوس ہوتی ہے، منحوس محسوس ہوتی ہے۔ ویسٹ بینک میں اسرائیل کے ظلم اب حد پار کر چکے ہیں۔ اسرائیلی آکوپیشن فورسز نے آج مسافر یتہ کے ہوورا ایریا میں کسانوں کی زمین تک جانے والے راستے پھر سے سیل کر دیے۔ ہل چلانا تو دور، کسان اپنی ہی مٹی کے قریب تک نہیں جا پائے۔ زمین ان کی، پسینہ ان کا، مگر راستہ روک کر اسرائیلی فورسز نے صاف میسج دے دیا کہ کھیتی بھی اب باہر سے آئے لوگوں کی اجازت کے بنا نہیں ہو سکتی۔ فلسطینی کسانوں کے ہاتھ خالی ہیں، کھیت سونے ہو رہے ہیں اور چیک پوسٹوں کے سائے میں مسافر یتہ کا پورا علاقہ خاموش پڑا ہے۔ کیا مایوسی ہے، کیا مجبوری ہے، لوگ زمین پر بیٹھے ہیں اور اپنے کھیتوں تک نہیں جا پا رہے۔ مالک زمین پر بیٹھے ہیں، جنہیں پناہ دی تھی وہ بندوق تانے کھڑے ہیں۔ روس پر عرب ملک جارڈن بھڑک اٹھا ہے۔ عمان نے ماسکو کو سخت میسج بھیج دیا ہے کہ جارڈینینز کی بھرتی فوراً روک دو۔ کیا مسئلہ ہے، سنیے۔ یہ بیان تب آیا جب روس کے ساتھ لڑائی میں جارڈن کے 2 سٹیزن مارے گئے، یوکرین اور روس کی جنگ میں۔ فارن منسٹری نے روس کی اس بھرتی کو جارڈن کے لا اور انٹرنیشنل لا دونوں کی کھلی عام خلاف ورزی بتایا اور کہا کہ اس سے لوگوں کی جان سیدھے طور پر خطرے میں پڑ رہی ہے۔ منسٹری کے اسپوکس پرسن فؤاد المجالی نے جارڈینیوں سے اپیل کی کہ اگر کوئی بھی انہیں رشین آرمی میں بھرتی کرنے کی کوشش کرے، چاہے کوئی لالچ دے، تو فوراً ہمیں رپورٹ کریں، کیونکہ اس میں قانونی خطرہ بھی ہے اور موت کا بھی خطرہ ہے۔ جارڈن نے صاف کہا ہے کہ اس نے رشیا سے ریکویسٹ کر دی ہے کہ وہ بھرتی بند کرے جارڈینینز کی، اور جو بھی جارڈن کا سٹیزن پہلے سے انلسٹ ہے روس کی فوج میں، ان کی سروس بھی فوراً ختم کر دے۔ جارڈن کی فارن منسٹری نے یہ بھی مانا کہ آن لائن راستوں سے بھی بھرتی چل رہی ہے۔ جارڈن کا قانون بالکل کلیئر ہے، کسی بھی فارن آرمی میں شامل ہونا اللیگل ہے۔ اب تیسری دنیا کے لوگوں کو امریکہ میں انٹری نہیں ملے گی، ڈونلڈ ٹرمپ انہیں گھسنے نہیں دیں گے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا ہے کہ ان کی حکومت تھرڈ ورلڈ کنٹریز یعنی تیسری دنیا یعنی غریب اور جھگڑوں سے جوجھ رہے ملکوں سے آنے والے لوگوں کو، ان کے امیگریشن کو بے میعادی طور پر روک دیں گے۔ اس اعلان کے پیچھے پچھلے دن کیپٹل واشنگٹن ڈی سی میں ہوئی گولہ باری کی ایک واردات ہے، ایک معاملہ ہے جس میں ویسٹ ورجینیا نیشنل گارڈ کے 2 ممبر زخمی ہو گئے تھے اور ان میں سے 20 سال کی سپاہی سہرا بیک اسٹرام کی موت ہو گئی تھی۔ شوٹر کی پہچان رحمان اللہ لکناول کی شکل میں ہوئی، جو 29 سال کا ایک افغان نیشنل ہے۔ یہ بھی امیگریشن کے ذریعے امریکہ میں آیا تھا۔ اسی لیے ٹرمپ امیگریشن کے خلاف ہو رہے ہیں، خاص طور سے تھرڈ ورلڈ کنٹریز کے۔
ट्रंप की नई पॉलिसी 19 कंट्रीज को, 19 देशों को टारगेट करेगी, लेकिन इसके तल्ख और कलेक्टिव पनिशमेंट की वजह से कानूनी सवाल खड़े होने शुरू हो गए हैं। इस पॉलिसी के लागू होने के बाद कई इमिग्रेंट्स और एडवोकेसी ग्रुप्स ने इसे ताज्जुब से, इसे भेदभाव से भरी हुई पॉलिसी करार दिया है। लेबनान में इस्राएली डेडलाइन और फौरन जंग शुरू होने वाली अफवाहों ने माहौल गर्म कर दिया था, लेकिन लेबनानी पार्लियामेंट के स्पीकर नबी बेरी, जो कि हिजबुल्लाह के बेहद करीबी हैं, उन्होंने इन सारी बातों को झूठ करार दे दिया है। नबी बेरी ने साफ कहा कि पूरा शोर सिर्फ इस्राएली मीडिया से निकला है, जमीन पर ऐसी कोई बात नहीं, कोई हकीकत नहीं है। उन्होंने ये भी बताया कि किसी भी इंटरनेशनल एनवॉय ने लेबनान को कोई डायरेक्ट धमकी नहीं दी है। एक इंटरव्यू में नबी बेरी ने एक और फैली हुई अफवाह को भी काट दिया जड़ से कि इजिप्ट के फॉरेन मिनिस्टर बद्र अब्दुल लती कोई धमकी लेकर लेबनान आए थे। अभी 2 दिन पहले अब्दुल लती गए थे, तो ये खबर आई कि उन्होंने ये कहा है कि फौरन हिजबुल्लाह के हथियार छीनो, नहीं छीनोगे तो इसराइल बहुत बड़ा हमला करने वाला है। तो कहा कि नहीं, बद्र अब्दुल लती ने ऐसा कुछ नहीं कहा, ना वो हमारे लिए कोई धमकी लेकर आए थे। नबी बेरी का कहना है कि हम तक कोई धमकी पहुंचाई ही नहीं गई। ये सारी रिपोर्ट्स बस एक जनरल माहौल बनाने वाली बातें हैं, सिवाय इसके कुछ नहीं है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेज़ेश्कियान ने इस्लामिक रेवोल्यूशन के लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामनेई को अपना शुक्रिया अदा किया है। प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान का कहना है कि उनकी रहनुमाई और सपोर्ट ने हुकूमत को मजबूत बनाया है और वो उसी रास्ते पर चल रहे हैं जो मुल्क की तरक्की की तरफ जाता है। पेज़ेश्कियान ने जुमे को अपने एक्स पोस्ट में ये बात लिखी जो हमने आपको बताई। एक दिन पहले ही आयतुल्लाह खामेनेई ने उनके सरकार की कोशिशों को सराहा था और कहा था कि पेज़ेश्कियान की हुकूमत ने कई अहम काम आगे बढ़ाए हैं, जिनमें कुछ प्रोजेक्ट्स वो भी हैं जो मरहूम प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी के दौर से पेंडिंग थे। प्रेसिडेंट पेज़ेश्कियान ने लिखा, मैं लीडर के सपोर्ट यानी आयतुल्लाह खामनेई के सपोर्ट और रहनुमाई का शुक्रगुजार हूँ। ईरानी आवाम की यूनिटी और तमाम इदारों की मेहनत के साथ हुकूमत सच्चाई से सर्विस और प्रोग्रेस के रास्ते पर काम कर रही है। पेज़ेश्कियान ने जुलाई 2024 रन ऑफ में 16 मिलियन से ज़्यादा वोट लेकर जीत हासिल की थी और वो प्रेसिडेंट बने थे इब्राहिम रईसी की मौत के बाद। ये थी कुछ खबरें तो बहुत हो सकती थी, लेकिन सोचता हूँ कि बस यहीं ख़त्म कर दूँ, क्योंकि आप लोग पूरा वीडियो कहाँ देख पाते हैं। मतलब जो डेडिकेटेड, जो मोहब्बत करते हैं, उनसे उनका तो मामला ही अलग है, वो तो यहाँ लगते हैं आंखें मेरे दिल पर, लेकिन ज़्यादातर लोग नहीं देख पाते। तो छोटा वीडियो ही सही है, वरना तो मैंने सोचा था आधे घंटे का बनाऊँ रोज़। बहुत बहुत शुक्रिया, सलामत रहिए, खुश रहिए।